नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अनुभव पर। हम लोगों ने मुख्य सेविका के लिए एक जो सीरीज़ शुरू करी है उसमें पाठ्यक्रम का पहला जो अध्याय था मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, उसको आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएशन दिया। थैंक यू फॉर दैट। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करा करें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जल्दी जल्दी और आगे वीडियोस डालें। पता चलता है कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आज हम उसमें ही दूसरा टॉपिक था विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, जिसमें कि जो विवाह का एक जो अर्थ परिभाषाएं हैं या विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये थोड़ा सा एक लेंदी पार्ट है, तो इसे हमने एक पार्ट में रखा हुआ है। बाकी हम और आगे पार्टों में विवाह, जो परिवार है, जाति है, इन सबको और पार्ट में कंपाइल करके हम आपको पढ़ा देंगे। तो शुरू करते हैं। विवाह का अर्थ और परिभाषा। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है उदय, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। कहने का मतलब ये है कि जो लूसी मेयर क्या लिख रहे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। ये किसने लिखा है या किसने कहा है, किस समाजशास्त्री ने कहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो लूसी मेयर। तो स्त्री पुरुष का योग है जिससे स्त्री से जो जन्मा बच्चा है माता पिता की वैध संतान माना जाएगा। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंध के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं। अगर आप विवाह ना करते हुए आपके संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे अवैध घोषित किया जाता है। इसके फलस्वरूप माता पिता और बच्चों को समाज में खुद अधिकार व परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। WHR रिवर्स क्या कहते हैं, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, इन्होंने जो आर रिवर्स हैं उन्होंने यौन संबंधों के नियमन पर बहुत अधिक जोर दिया है। जैसे कि ऐसी कौन सी जो है विधियाँ होती हैं जिनसे आप यौन संबंध बना रहे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में जो यौन संबंध हो रहे हैं वो नियमता होते हैं, तो वो विवाह है। वेस्टरमार्क के अनुसार क्या है, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्क ने विवाह बंधन में एक समय में एकाधिक स्त्री पुरुषों के संबंधों को स्वीकार किया है जिन्हें प्रथा और कानून की मान्यता प्राप्त होती है। वेस्टरमार्क और ये जो समाजशास्त्री हैं तो ये जो है फॉरेन कल्चर के हैं, तो वहाँ पर क्या है, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह ये सामान्यता है। तो ये उसी हिसाब से ये अपना जो भी परिभाषा देते हैं कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था किसने कहा है विवाह को? बोगार्डस ने। ठीक है। मजूमदार और मदान क्या लिखते हैं, विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों का यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करता है। विवाह में क्या है, जो भी कानूनी है या धार्मिक आयोजन है उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है। मतलब समाज से विवाह को स्वीकृति मिली हुई है कि आप कोई भी कानूनन कोई चीज़ करेंगे या फिर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो उसमें आपको स्वीकृति है सामाजिक, जो विषम लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब अगर विषम लिंगी ऐसे यौन क्रिया करें बिना शादी के या विवाह के तो उन्हें ये स्वीकार्य नहीं है समाज द्वारा, परंतु विवाह के उपरांत अगर जो है विषम लिंगियों में यौन क्रिया होती है तो ये स्वीकार्य है और उससे संबंधित जो भी आर्थिक सामाजिक संबंध बनते हैं उनके, तो वो भी स्वीकार्य है समाज में और उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। जॉनसन क्या लिखते हैं, विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है
कि यह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। जॉनसन क्या कह रहे हैं, विवाह एक स्थायी संबंध है जिसमें पुरुष और एक स्त्री जब जो संतान उत्पन्न कर रहा है उसको एक तो सामाजिक स्वीकृति है और उसने समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोई है। जॉनसन के अकॉर्डिंग विवाह ये है। हॉबल कह रहे हैं कि विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधियों, संतानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। मतलब जो विवाह है वो एक ऐसा सोशल नॉर्म्स है, मतलब एक ऐसा मापदंड है जो विवाहित व्यक्ति होते हैं उनके बीच में आपसी में कैसे संबंध हैं, उनके रक्त संबंधियों के बीच में कैसे संबंध हैं, उनसे संतानों के बीच में कैसे संबंध हैं और समाज में क्या जो संबंध जैसे होते हैं उन्हें परिभाषित और नियंत्रित करता है। अब नीचे समराइज रूप में देख लेते हैं। विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में संतानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना और सामाजिकरण विवाह के प्रमुख कार्य हैं। यहाँ पे मैंने जो है बहुत समराइज्ड वे में आपको बताने की कोशिश करी है कि जो शॉर्ट नोट बना दिए हैं जिससे आपको जो है समझ में आ पाए। और जब गुड टू गो है ये, जैसे कि आपको जो है बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जब आपको परीक्षा के अपने एग्ज़ाम हो जिस दिन, आप सिर्फ देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसे डिटेल में आपको पढ़ा दूँगी। हिंदू विवाह के प्रकार। हिंदू विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ये भी बेसिकली 2 प्रकार के विवाह में जो है डिवाइड होते हैं, वांछित विवाह और अवांछित विवाह। ब्रह्म विवाह। वांछित विवाह में सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। वस्त्र और आभूषणों से युक्त कन्या को, वस्त्र और आभूषण से युक्त कन्या को पवित्र ग्रंथों में वर्णित संस्कारों के द्वारा समान वर्ग के पुरुष को सौंपना। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ वस्त्र और आभूषण, दूसरी चीज़ पवित्र ग्रंथों में जो भी वर्णित संस्कार हैं, तीसरा है समान वर्ग के पुरुष को सौंप दिया गया। मतलब जब जो कन्या होती है उसको वस्त्र और आभूषणों से एकदम सुसज्जित करके ग्रंथ में जो भी संस्कार दिए हुए हैं, बताए गए हैं, वो सारे संस्कार करके जो है हम अपने समान वर्ग के पुरुष को जब सौंप दिया जाता था तो उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। देव विवाह में क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले पुरोहित को अनुष्ठान के शुल्क के रूप में कन्यादान कर दिया जाता है। होता क्या था, ये जैसे कि कोई गरीब हुए तो उनके पास जो है इतना पैसा नहीं है देने के लिए अपनी कन्या का विवाह करने के लिए, तो उन्होंने किसी भी सिद्ध पुरुष या पुरोहित को जो है उन्होंने देखा जो कि उनसे कन्या से विवाह करना इच्छुक हो, उसको क्या करते थे, वो धार्मिक अनुष्ठान उससे करवाते थे और धार्मिक अनुष्ठान का जो शुल्क होता था उसके रूप में कन्या का दान दे देते थे। ठीक है। आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले 2 या 4 पशु, प्रायः 2 जोड़ी बैल दिए जाते थे। ठीक है। क्या है, हमारा भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था, इतना ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं था, तो ये सारे विवाद तभी निकले हैं इस तरीके के। आर्ष विवाह, वर पक्ष क्या करता है, वर पक्ष जो है कन्या के पिता को कन्या के बदले में कि आप हमें कन्या दे दीजिए और हम आपको जो है 2 जोड़ी हम आपको जो है बैल दे देंगे, मतलब या गाय दे देंगे। बैल जो है कन्या के पिता के कृषि में काम आ जाते थे, गाय है दूध वगैरह में काम आती थी, तो इससे कन्या के पिता का भी जो है काम चल गया और कन्या को भी एक अच्छा घर मिल गया। हालांकि इसमें सब में ये है कि इसमें कन्या की सहमति होनी आवश्यक है। प्रजापत्य विवाह, ये तो पहले ऐसा होता था, बाल विवाह जब होते थे, इसमें जो है कन्या की सहमति का कोई रोल नहीं है। दूल्हे की पूजा करी जाती है, बड़े सम्मान और आशीर्वाद के साथ दुल्हन के साथ विवाह कर दिया जाता है और कहा जाता है आप दोनों गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करें। सारे अनुष्ठान करे गए, दूल्हा चुना गया। उसके बाद जो है इसमें क्या होता था कि पहले ये जो विवाह था प्रजापत्य विवाह, ये बाल विवाह के रूप में हमें देखने में मिलता था। छोटे छोटे बच्चे होते थे, उन्हें कोई समझ नहीं है, तो कन्या जो होती थी, कन्या के पिता और जो वर का पिता होता था, उन्होंने आपसी सहमति से ये विवाह तय कर दिया गया, क्योंकि कन्या को ही समझ है
उम्र में, ना वर को ही समझ है। तो वो क्या करते थे कि दोनों लोगों के पिता आपस में या घर वाले आपस में सहमति बना के दूल्हे मतलब उनका विवाह निश्चित कर देते थे। तो दूल्हे की पूजा करी जाती थी, बहुत ही सम्मान आशीर्वाद के साथ दूल्हे के साथ विवाह कर दिया जाता था और कहा जाता था आप दोनों गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करें, ऐसा कहा जाता था। बाकी ये जो कर्तव्यों का निर्वहन है उन्हें जब थोड़े बड़े होते थे, जब अपने किशोरावस्था या युवावस्था में आते थे, तभी उन्हें पता चलता था। अवांछित विवाह में पहला है असुर विवाह। आर्थिक करार है, दूल्हे द्वारा दुल्हन के पिता को दुल्हन का मूल्य चुकाया जाता है, मूल्य की कोई सीमा नहीं होती है। गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह क्या होता है? पुरुष व कन्या में प्रेम होने पर अवाकों की कोई सहमति व अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है, केवल विवाह करने वालों की इच्छा का महत्व होता है। यौन आनंद प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। कामुक किन्नरियों या अप्सराओं और गंधर्वों के मध्य विवाह होने के कारण इसका ये नाम पड़ा था। गांधर्व विवाह, जिसको प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। पुरुष व कन्या में प्रेम हो गया, इसमें अभिभावकों की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम राक्षस विवाह पे। राक्षस विवाह क्या है? कन्या का पुरुष द्वारा बलात् अपहरण और कन्या के शोर मचाने पर संबंधियों के बचाने आने पर उन्हें मार दिया जाता था। क्षत्रियों में प्रचलित इस कारण इसे छात्र विवाह भी कहा गया। अब मैं उसको बताती हूँ। कन्या का पुरुष के द्वारा जो है बलात् अपहरण कर लिया जाता था, मतलब बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाता था। जब कन्या शोर मचाती थी और उसके संबंधी उसे जो है बचाने आते थे, तो ये लोग क्या करते थे, उनके संबंधियों को भी मार देते थे और फिर उस कन्या से उसका जो है विवाह किया जाता था। ऐसा अमूमन जो है हमें क्षत्रियों के विवाह में देखने को मिलता था। इसी कारण इसे क्षत्रिय विवाह भी कह दिया गया। ठीक है, छात्र विवाह, ये क्षत्रिय विवाह। अब आते हैं नेक्स्ट पैशाच विवाह पे। पैशाच विवाह क्या है? विवाह प्रलोभन, चोरी या धोखे से, या जब कन्या चेतन हो या अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तब उसके साथ यौनाचार करना और तब विवाह करना। मतलब आपने किसी को जो है विवाह प्रलोभन दिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मेरे साथ जो है यौन संबंध स्थापित करो, या चोरी से धोखे से आप शादीशुदा हैं पहले से, फिर आप जो है किसी कन्या के साथ संबंध में आ रहे हैं उसे कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मतलब हमारे बीच में रिलेशनशिप बननी चाहिए, या फिर वो अचेतन हो मतलब बेहोश हो या फिर अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, तब आप उसके साथ यौनाचार कर रहे हैं और फिर जब आप पर प्रेशर आता है तब आप जो है तब आप उससे विवाह करते हैं। तो ये सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है, पैशाच विवाह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हिंदू विवाह के 8 प्रकार हमने पूरे कर दिए। अब यहाँ पर हम आते हैं कि किस तरीके के विवाह होते हैं। विलिंग सहोदरज विवाह, क्रॉस कजिन मैरिज। माता फीमेल है और माता का भाई मतलब आपका मामा वो मेल है, पर दोनों एक ही उदर से मतलब एक ही माँ से जो है उत्पन्न हुए हैं। तो जब इनके बच्चों के बीच में जो भी विवाह होगा, इन बच्चों के बीच में जो भी विवाह होगा क्रॉस कजिन मैरिज होगा। इसी तरीके से आपके पिता की साइड में आपके पिता ठीक है मेल हैं और पिता की बहन जो बुआ है वो फीमेल है, पर दोनों हैं एक ही माँ के से उत्पन्न है, मतलब एक ही उदर से उत्पन्न है। जब इनके बच्चों के बीच में विवाह होगा ठीक है, तो वो क्रॉस कज़न मैरिज कहलाया जाएगा या विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाएगा। ये विवाह आमतौर पर गोंड, भील, कादर, खरिया, कुकी जनजाति व दक्षिण भारत की कई हिंदू जातियों में प्रचलित है। अब ये पूछा जा सकता है और क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो विलिंग सहोदरज विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो आपको नाम दे दिए जाएंगे अलग अलग, उसमें हो जाएगा बीच में कहीं गोंड पड़ा होगा या फिर भील पड़ा होगा, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। विलिंग सहोदरज मतलब क्रॉस कजिन मैरिज वो कहाँ कहाँ पर है? गोंड है, भील है, कादर है, खरिया है, कुकी है और दक्षिण भारत की कई हिंदू जातियों में प्रचलित है। अब नेक्स्ट आते हैं हम समलिंग सहोदरज विवाह। समलिंग जैसे आपने क्रॉस कजिन मैरिज देखा था, इसमें क्या है एक ही माँ से उत्पन्न हो रहे हैं, एक ही माँ से उत्पन्न हो रहे हैं पर सेम सेक्स, मतलब जैसे कि पिता वो भी मेल हैं और चाचा पिता के भाई चाचा वो भी मेल हैं, दोनों एक ही लिंग के। जब उनके बच्चों के बीच में आपस में विवाह होगा ये पैरेलल कज़न मैरिज कहलाई जाएगी या फिर समलंग सहोदरज विवाह। जैसे कि माता की तरफ में माता हो गई या फिर माता भी फीमेल है
माता की बहन मौसी, वो भी फीमेल है। जब इनके बच्चों का आपस में विवाह होगा तो कहलाया जाएगा समलिंग सहोदरज विवाह, मतलब पैरेलल कज़न मैरिज। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम पति भ्राता विवाह, देवर विवाह या नियोग विवाह पर। लेविरेट, पति भ्राता विवाह, देवर विवाह या नियोग विवाह पे, लेविरेट मैरिज। ठीक है, ये कब करी होती है? पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी का पति के भाई से विवाह या बड़े भाई के जीवित रहते हुए छोटे भाई बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। क्या होता है, पत्नी है, उसका पति मर गया, ठीक है, तो पत्नी क्या करेगी, पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है। और कहीं कहीं हरियाणा में जो जाट हैं या अहिर हैं, उनमें जो है गुजरों में भी ये प्रथा देखने को मिली है कि बड़ा भाई जीवित है, उसके बावजूद भी छोटा भाई जो है वो बड़े भाई की जो पत्नी है उसके साथ में यौन संबंध स्थापित कर सकता है। तो इस तरीके का जो विवाह है वो प्रतिभाता विवाह, देवर विवाह या नियोग विवाह कहलाएगा। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है, कनिष्ठ देवर विवाह, ज्येष्ठ देवर विवाह। कनिष्ठ आप जान सकते हैं जूनियर लेविरेट मैरिज, सीनियर लेविरेट मैरिज, मतलब पति की मृत्यु के बाद पति के छोटे भाई से जब शादी कर दी जाती है, छोटे भाई से, तो वो कनिष्ठ देवर विवाह कहलाता है। ठीक है, थारू भील जनजातियों में ये मिलेगा आपको। और जब पति के बड़े भाई से हुआ हो तब ये ज्येष्ठ देवर विवाह कहलाया जाएगा। ये कहाँ पे है? खरिया खस जनजाति में प्रचलित है। अच्छा, जो ये चीज़ है यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है कि ये जो पति के मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी का पति के भाई से विवाह या बड़े भाई के जीवित रहते हुए भी छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित कर रहा है, ये जो चीज़ें हैं आपको हरियाणा के अहिरों, जाटों, गुज्जरों और उत्तर प्रदेश की अनेक जातियों में प्रचलित मिलेगा। बहुवहन या साली विवाह, सोरोरेट मैरिज। ठीक है, एक व्यक्ति की कई पत्नियां हो सकती हैं जो आपस में बहनें हों। सोरोरेट में या तो जो है पत्नी मर गई हो तो उसकी जो बहन हो, छोटी बहन, उससे शादी कर ली जाए, या कई जनजातियों में ऐसा भी होता है कि अगर आपने बड़ी बहन से जो है शादी कर ली तो जो उसकी छोटी बहनें हैं वो स्वतः ही आपकी बीवियां बन जाती हैं। इसमें भी दो पार्ट हैं, सीमित साली विवाह, असीमित साली विवाह। सीमित साली विवाह क्या है? एक व्यक्ति पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी बहन से विवाह कर ले, जैसे राजस्थान के भीलों में होता है। अब असीमित साली विवाह क्या है? परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करने पर विवाह की सभी बहनें अपने आप उस व्यक्ति की पत्नियां बन जाती हैं। खास और टोडा जनजाति में ये पाया जाता है। ठीक, कहा जाए कि किस जनजाति में असीमित साली विवाह होता है? ये परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करने पर भी विवाह की सभी बहनें अपने आप उस व्यक्ति की पत्नियां बन जाती हैं। और कौन सी जनजाति में? खस तथा टोडा जनजाति में ये चीज़ आपको पाई जाएगी। अब विवाह के प्रकार क्या हैं? एकलगामी विवाह या एक विवाह प्रथा। विवाह के प्रकार: एकलगामी विवाह या एक विवाह प्रथा, मोनोगमी। ठीक है, यही जो है ज़्यादातर सभ्यताओं में यही जो स्वरूप है ये प्रचलित है। पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, ठीक, स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है या पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, सभी अनुष्ठान पूरे करता है। ज़्यादातर सभ्यताओं में यही स्वरूप प्रचलित है। सेकंड पे आते हैं बहुपत्नित्व विवाह, पॉलीगैमी। पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। मुस्लिम समाज में आपको ये चीज़ें देखने में बहुत मिलेंगी, हिंदू में भी आ रही हैं धीरे धीरे, मतलब हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज में ये प्रथा आपको, क्योंकि वहाँ पे 4 पत्नियां रखने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर आपको बहुपत्नित्व विवाह देखने को मिलेगा। बहुपतित्व मतलब पॉलीएंड्री। ये क्या किस तरीके का विवाह है? स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है या 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो भातृत्व होता है, एक बगैर भातृत्व होता है। भातृत्व में महिला के सभी पति भाई होते हैं आपस में, या फिर पितृपक्ष के चचेरे भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि महाभारत में द्रौपदी के 5 जो पति थे, 5 पांडव, उनके पति बन गए थे स्वतः माता के एक आज्ञा के कारण, तो ये वहाँ पर यही देखने को मिलता है। ठीक है, पॉलीएंड्री, बहुपतित्व। गैर भातृत्व क्या होता है? पतियों में कोई भी संबंध नहीं होता, आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केरल के नायरों में, जहाँ स्त्री कई पुरुषों से विवाह करती है, वहाँ ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा? दक्षिण भारत की नीलगिरी की कोटा जनजाति में, दक्षिण भारत की नीलगिरी की कोटा जनजाति में। अब यहाँ पे आते हैं हम जनजातियों में विवाह।
जनजातियों में विवाह बहुत तरीके के होते हैं, बहुत जगह जगह हर जगह की सभ्यता में अपना अलग अलग विवाह का ही कल्चर है, वो उसको ही फॉलो करते हैं। ठीक है, जनजातियों में विवाह ये जो मेन है तो ये मैंने निकाल के रखा है। परिवीक्षा विवाह, परिवीक्षा आप देखते होंगे प्रोबेशनरी पीरियड, सुनते होंगे प्रोविजनल या फिर प्रोबेशनरी। तो इसमें क्या होता है, शादी से पहले जो होते हैं, शादी से पहले पति पत्नी को कुछ समय साथ रह लेने देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़का जो है लड़की के घर चला जाता है, वहाँ कुछ दिन साथ रहता है। अगर उनको लगता है वो आपस में सामंजस्य बिठा सकते हैं, ठीक है, तो तभी शादी होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। तो ये कौन से कल्चर में परिवीक्षा विवाह है, दार्लुंग और कुकी जनजाति में। ठीक है, दार्लुंग और कुकी जनजाति में। पलायन विवाह या सहमति विवाह या राजी खुशी विवाह, लड़का लड़की की सहमति से होता है। इसमें लड़का लड़की की सहमति होती है, मतलब एक प्रेम विवाह या गांधर्व विवाह टाइप का है कि जिसमें जो है लड़के लड़की दोनों की सहमति है और वो राजी खुशी अपना विवाह कर रहे हैं सहमत से। ठीक है, भील जनजाति, बिहार की हो जनजाति और राजस्थान, गुजरात में भी भील जनजाति है, राजस्थान में भी भील जनजाति आपको मिलेगी। ठीक है, हठ विवाह, लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर जबरन रहने लगती है जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू न स्वीकार कर लें। ठीक है, लड़की ने किसी लड़के को पसंद किया तो वो क्या करती है, ज़बरदस्ती उसके घर पे रहना शुरू कर देती है। वहाँ पे उसे बहुत अपमान भी सहना पड़ता है, बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ सहती है। तब जब काफ़ी दिन ये सब चलता है, जब माँ बाप भी ये देखते हैं कि मेरे लड़के के लिए बहुत मतलब इतना सब कुछ कर रही है और हमारे यहाँ सामंजस्य बिठा लेगी, जब वो बहू स्वीकार कर लेते हैं तब जो है लड़की और लड़के का विवाह हो जाता है। इसको हठ विवाह कहते हैं। हो, ओराव, कमार, मुंडा में ये आपको हठ विवाह देखने को मिलेगा। दत्तक विवाह, दत्तक विवाह क्या होता है, दामाद को गोद लेकर पुत्री से विवाह करा देते हैं। दामाद को पहले ही गोद ले लेते हैं, ठीक है, कि आज से आप हमारे घर में रहेंगे, घर जमाई टाइप का, और फिर उससे जो है उसका विवाह करा देते हैं। अच्छा, परीक्षा विवाह, परीक्षा विवाह क्या है, परीक्षा से जाहिर सी बात है कि निकल के आ रही किसी चीज़ की परीक्षा ही होगी। परीक्षा होती है पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा होती है। जैसे गुजरात की भील जो जनजाति में है उसमें एक गोल गधेड़ो होता है। गोल गधेड़ो इन द सेंस कि एक खंबा होता है और खजूर के पेड़ पर जो है खंबे और खजूर के पेड़ पर नारियल और गुड़ बांध देते हैं। ठीक है, फिर लड़के और लड़कियों का एक घेरा बनवाया जाता है जिसमें लड़कियों का घेरा अंदर की तरफ होता है, लड़कों का घेरा बाहर की तरफ होता है, और वो सब नाचते हैं, ढोल नगाड़े सब बजते हैं। इसमें क्या होता है, लड़के जो होते हैं वो नारियल और गुड़ जो बंधा होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं, और इस बीच में लड़कियां उनको मारती हैं, नंगोसती हैं, मतलब उनको वो पाने देने में जो है बहुत अवरुद्ध करती हैं, मतलब उनको रोकती हैं कि वो ना पा पाएँ। लड़कियां लड़कों को रोकती हैं किसी भी तरीके से, मार पीट के, किसी भी तरीके से। पर जो भी लड़का जो है वो नारियल और गुड़ ले लेता है, वहाँ से निकाल लेता है, उसको अपने घेरे, जो वो घेरा होता है उसमें अपनी मनपसंद लड़की से शादी करने का अवसर मिलता है। तो ये परीक्षा विवाह हो गया। अब ये विधवा उत्तराधिकार विवाह क्या है, आप यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, दामाद को सास से शादी कर सकता है, दामाद जो है सास से शादी कर सकता है, भाई अपने मृतक भाई की बीवी से, ठीक है, जो भी आप देख रहे थे अभी, पुत्र अपनी सौतेली माँ से, अपनी माँ को छोड़ के जो भी सौतेली माएँ होंगी उनसे शादी कर जाओ। और ये जो है सेमनगा जनजाति में ये चीज़ पाई जाती है। सेमनगा जनजाति में पुत्र जो होता है वो अपनी माँ को छोड़ के जितनी भी सौतेली माएँ हैं उनसे वो शादी कर सकता है अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई है। हरण विवाह में क्या है, इससे नाम से ही पता चल रहा है हरण विवाह क्या है, कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना। इसे ऊपर टीपी भी कहते हैं। खरिया, संथाल, नागा, भील, गोंड, बिरहोर, भूमिज, मुंडा। ठीक है, इसमें कन्या का अपहरण करके, ठीक है, इसको क्या करते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करी जाती है। हो जनजाति में इसको ओपोर तीपी भी कहते हैं, जिसमें जब ओपोर तीपी का मतलब होता है लड़की का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ना। आपने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा, उसे उसका अपहरण किया और उसके साथ शादी कर ली। ये सब कहाँ पर है, खरिया, संथाल, नागा, भील, गोंड, बिरहोर, भूमिज, मुंडा, इन सब में ये आपको मिलेगी। क्रय विवाह क्या है, क्रय विवाह में लड़की के माता पिता या रिश्तेदारों को कुल धनराशि वरपक्ष दे देता है। जैसे विनिमय विवाह, वधूमूल से बचने के लिए आपस में दो परिवार
स्त्री का लेन देन कर लें। जैसे कि एक परिवार में किसी लड़की शादी हुई, एक लड़का और लड़की की शादी हुई, तो वो क्या करेगा, जो उसकी बहन होगी वो अपनी पत्नी के भाई के संग उसकी शादी कर देगा कि ना आपको कोई दहेज देना पड़ा या कुछ देना पड़ा, ना हमें कुछ देना पड़ा। हमने आपके घर की लड़की ले ली, आपने हमारे घर में, हमने अपने घर की लड़की आपके यहाँ भेज दी, आप उसको सुखी रखो, हम यहाँ सुखी रखेंगे। तो इसको आटा साटा व दूध लौटावा विवाह भी कहते हैं। ये गोंड जनजाति में होता है, ठीक है। दादा पोती में विवाह गोंड और बैंगा जनजाति में देखने को मिलता है। लुइया सुइया परीक्षा विवाह का उदाहरण है। अनुलोम विवाह को कहते हैं हाइपरगैमी, प्रतिलोम विवाह को हाइपोगमी, ठीक है। अनुलोम विवाह क्या होता है, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री के संग जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री के संग जब विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह या हाइपरगमी कहते हैं। प्रतिलोम विवाह क्या है, उच्च जाति की स्त्री है और निम्न जाति का पुरुष है, ठीक, तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा, ठीक है, हाइपोगैमी। अब अंतरजातीय विवाह क्या कहला रहा, इंटरकास्ट मैरिज आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। विभिन्न जातियों के पुरुष और स्त्री के बीच में अंतरजातीय विवाह कहलाते हैं। जो विभिन्न जातियों के बीच में जब इंटरकास्ट मैरिज, विभिन्न जाति के पुरुष और स्त्री आपस में जब विवाह कर रहे हैं तो अंतरजातीय विवाह कहलाते हैं, ठीक है। भारत में अंतरजातीय विवाह का अर्थ प्रायः न केवल उच्च जातियों की उपजातियाँ जैसे कि ब्राह्मण जातियों में होता है में होने वाले विवाह से है, परंतु दो प्रमुख भिन्न जातियों जैसे कि ब्राह्मण और वैश्य या अन्य जातियों में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी उच्च जाति में या ब्राह्मण या फिर उसमें ही शादी कर ली तभी आपका ये इंटरकास्ट, मतलब आप किसी भी दो जातियों के बीच में जो भी स्त्री पुरुष का विवाह होगा तो वो इंटरकास्ट मैरिज ही कहलाएगा, ठीक है। हिंदू विवाह पर कानूनों का प्रभाव, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। सती प्रथा निषेधक कानून 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विवाह अधिनियम 1872 है, बाल विवाह निषेधक अधिनियम है 1929 और इसका संशोधन कब हुआ है 1978 में। हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 में, दहेज प्रतिरोधक कानून है 1961 में और उसका जो संशोधन हुआ है वो 1986 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 में, विशेष विवाह अधिनियम है 1956। जो भी लव मैरिजेज और स्पेशल मैरिज होती हैं या फिर इंटर रिलीजन मैरिज होती हैं, इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के ही अंतर्गत होती हैं। मुसलमानों में विवाह पढ़ेंगे, ठीक है। मुसलमानों में विवाह सार्वभौमिक और बाध्यकारी है। क्योंकि मुसलमान समुदाय में ब्रह्मचर्य को हतोत्साहित किया जाता है तब विवाह करना आवश्यक है। यह सत्य है कि मुसलमानों में विवाह एक सामाजिक समझौता है क्योंकि यह बच्चों की उत्पत्ति और यौन संबंधों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। यह एक धार्मिक कर्तव्य भी है, इसे इबादत कहते हैं। मुसलमान विवाह के लक्षण हैं, क्या हैं? विवाह के प्रस्ताव को दुल्हन द्वारा स्वीकार किया जाना, दूल्हे को विवाह संविदा के योग्य होना, अधिक महत्व वरीयता देने की प्रथा अर्थात समानांतर भाई बहनों, पिता के भाई के बच्चों, क्रॉस भाई बहनों या माँ के भाई के बच्चों को अधिक वरीयता दी जाती है और यदि कानूनी अड़चनें नहीं हैं तो यह विवाह मान्य होता है। मतलब मुसलमान में विवाह के लक्षण क्या हैं? विवाह के प्रस्ताव को दुल्हन द्वारा स्वीकार किया जाना, जो प्रस्ताव जा रहा है दुल्हन उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं। दूल्हे को विवाह संविदा के योग्य होना, दूल्हा जो है विवाह योग्य है या नहीं है। अधिक महत्व या वरीयता देने की प्रथा, मतलब जो भी भाई बहनों, पिता के भाई के बच्चे हैं, क्रॉस भाई बहन हैं, माँ के भाई के बच्चे हैं, उनको अधिक वरीयता दी जाती है। मतलब अपने चचेरे या कज़न, क्रॉस कज़न में जो है ये शादी करना इनमें ज़्यादा पाया जाता है। तलाक के प्रावधान को लेकर पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं का हमेशा शोषण होता रहा है, फिर भी औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण और आधुनिक शिक्षा के प्रसार से हमें बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं इसमें। संसद द्वारा पारित मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा अवैध घोषित किए। 2019 में एक अधिनियम पारित हुआ है, उसमें जो है इसको अवैध घोषित कर दिया गया है। जो तो 3 तलाक आया था ना, उसे इसका उल्लंघन करने वाले पुरुष को 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। ट्रिपल तलाक के विरुद्ध पारित अधिनियम के बाद 1 अगस्त 2021 को देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। परीक्षा प्रयोगी तथ्य है, मुसलमानों में विवाह एक संविदा होने के कारण यह स्थायी बंधन नहीं है। अस्थायी रूप से विवाह संबंधों की स्थापना की जा सकती है। मुस्लिम विवाह में 3 प्रमुख रूप हैं, एक तो परमानेंट मैरिज, एक टेम्परेरी मैरिज मुता या और एक फासिद विवाह।
निकाह जो है वो सही विवाह कहा जाता है। जो परमानेंट मैरिज है वो सही विवाह है, जिसमें पति पत्नी की स्वतंत्र सहमति से विवाह संबंध स्थापित होता है और तलाक न दिए जाने तक यह बना रहता है। जब तक आप तलाक नहीं दिए तब तक जो है ये निकाह बना रहेगा। ठीक। फासिद विवाह क्या होता है? फासिद विवाह में यदि विवाह के बीच में कुछ कठिनाइयाँ, फसाद सामने आते हैं तो उन्हें दूर किए बिना विवाह कर लिया जाता है। जैसे यदि स्त्री या पुरुष में कोई भी मूर्ति पूजक हो और विवाह कर ले तो ये फासिद विवाह होगा। मतलब कुछ कमियां हैं पर ठीक है, हम कॉपरेट कर रहे हैं और हम विवाह कर लेंगे। ठीक है। मुसलमानों में एक प्रकार का विवाह और पाया जाता है जो गैर कानूनी या शून्य विवाह कहलाता है, या बातिल विवाह होता है। मुस्लिम में जो तलाक होता है वो 3 तरीके का होता है, तलाक़ एहसन, तलाक़ हसन और तलाक़ उल बिद्दत। तलाक़ एहसन क्या होता है? ये पति के द्वारा दिया जाता है, तुहर के समय दिया जाता है। तुहर क्या होता है? जब महिला के मेंस्ट्रुएशन ना हो रहा हो, मीन्स महिला के 2 मासिक चक्रों के बीच में जो अवधि होती है जिसमें वो पवित्र होती है, ठीक है, उसे तुअर कहते हैं। और ये जो चलता है वो इद्दत, मतलब 90, जब उसने प्रोनाउंस किया और 90 वहाँ उस दिन से 90 दिन तक जो है इद्दत की अवधि मानी जाती है। अगर उनके बीच में इंटरकोर्स नहीं होता है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, तो ये जो तलाक, जो पति के द्वारा दिया तलाक है, तो वो मान्य हो जाएगा और उनकी शादी डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तलाक़ हसन में क्या होता है? तलाक़ हसन में 3 तुहर के बीच में ये प्रोनाउंसमेंट होती है। 3 तुहर मतलब, तुहर का मतलब होता है 2 मासिक चक्रों के बीच की जो अवधि होती है जिसमें औरत के माहवारी नहीं हो रही होती है। ठीक है। तो ये 3 सक्सेसिव तुहर के बीच में होता है, मतलब लगातार। तो इसमें क्या होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसमें कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए तो ये जो प्रोनाउंस हुआ है, जो पति ने तलाक देने की बात कही है, वो वहीं से रद्द हो जाएगी, मतलब तलाक नहीं होगा और विवाह मान्य रहेगा। तो इसमें इंटरकोर्स नहीं करना होता। तलाक़ बिद्दत, ये 3 तलाक था। इसमें क्या होता था कि बस आदमी ने 3 बार तलाक 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 कहा, चाहे वो महिला सामने हो या ना हो, मैसेज के थ्रू कह दिया, या किसी तरीके से 3 बार तलाक उसने कह दिया तो वो तलाक हो जाता था। इसी तलाक के लिए जो है, जो अधिनियम आया था वो यही ट्रिपल तलाक था। इला, यदि पति जो है एक कसम लेकर 4 माह तक पत्नी के साथ सहवास न करने की प्रतिज्ञा करता है, तब यह अवधि समाप्त होने तक तलाक की रस्म पूरी मान ली जाती है। मतलब पति ये कसम खाता है कि मैं 4 महीने तक जो पत्नी है उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा, इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और अगर वो ये 4 महीने तक इंटरकोर्स नहीं करता है तो ये अवधि समाप्त होने तक जो है तलाक की रस्म पूरी मान ली जाती है और वो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। खुला में इस प्रकार के तलाक का प्रस्ताव पत्नी द्वारा रखा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि खुला जो है पत्नी के द्वारा रखा जाता है। पत्नी ये आश्वासन देती है, जो भी मेहर की राशि होती है, जब शादी होती है इनमें, तो वर पक्ष के द्वारा वधू को जो है एक नियत राशि दी जाती है, वो मेहर कहलाता है। ठीक है। पति आश्वासन देती है कि वह मेहर की राशि नहीं लेगी अथवा किसी अन्य रूप से क्षतिपूर्ति कर देगी, और फिर ये जो है ये प्रस्ताव कानूनन रूप से जो है इस पर मुहर लगती है और फिर ये तलाक हो जाता है। तलाक के रूप में जिनका प्रस्ताव तो प्रथागत नियमों के आधार पर होता है, लेकिन अंतिम रूप से तलाक की घोषणा अदालत द्वारा की जाती है। जिहर और लियान, जिहर और लिहान में क्या होता है, इनमें जो है अदालत के कानूनों को माना जाता है। जिहर क्या है? जिहर में यदि पति अपनी पत्नी को ऐसी स्त्री मान लेता है जिसके साथ मुस्लिम कानूनों के अनुसार विवाह संबंध नहीं हो सकता, तब पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। यदि पति इस प्रकार का कोई प्रायश्चित न करे तब पत्नी अदालत के द्वारा उससे संबंध विच्छेद कर सकती है। जिहर, अब मैं समझाती हूँ कि ये है क्या। अगर पत्नी ने अपनी पत्नी की जो है तुलना या फिर ये कह दिया कि ऐसे संबंधों से कर दिया जिनमें वो शादी नहीं कर सकता, जैसे अपनी बहन या माँ, कि तुम तो मेरी माँ के जितना अच्छा खाना बनाती हो, या तुम मेरी बहन जितनी अच्छी हो, तो ऐसे संबंधों से अगर उसने जो है कंपेयर कर दिया, ठीक है, तो पत्नी क्या है, पत्नी इस आधार पर भी पति से तलाक ले सकती है, प्रायश्चित करने को कहेगी, और पति अगर प्रायश्चित नहीं करता है तो इस आधार पर संबंध विच्छेद कर सकती है। ठीक है।
लियान में क्या होता है, लियान क्या है, लियान में क्या है, पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाता है, अपने आरोप को वापस नहीं लेता, तब पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। ऐसे आरोप में स्त्री स्वयं ही अपने पति को तलाक नहीं दे सकती, बल्कि उसकी प्रार्थना पर तलाक की घोषणा केवल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। लियान है, पति ने पति को जो है कैरेक्टरलेस बोल दिया और वो अपने आरोप वापस नहीं ले रहा है, तो इस चक्कर में पत्नी जो है वो अदालत में तलाक का प्रार्थना पत्र दे सकती है कि इन्होंने मेरे ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं, तो मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। पर ये जो तलाक है ना, पत्नी के ऐसा कह देने से ही नहीं होगा, इस पर न्यायालय अपना फैसला लेगी, तभी उनके बीच में तलाक मान्य होगा, तभी उनकी जो मैरिज है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है। ईसाइयों में विवाह, ईसाइयों में 2 प्रमुख विभाजन हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पोप के प्रति वफादार होते हैं। पोप कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। कैथोलिक चर्च की सभी शिक्षाओं को पोप की सहमति होती है। ठीक है। 2 होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक जो होते हैं वो पोप को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट में कई समूह होते हैं, प्रत्येक समूह में क्रमिक व्यवस्था होती है, मतलब ये पोप को नहीं मानते हैं। कैथोलिक चर्च की मान्यता के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं। कैथोलिक जो लोग होते हैं जो पोप को मानते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक धार्मिक संस्कार है, इसमें तलाक को कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी विवाह अमान्य किया जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में विवाह अमान्य किया जा सकता है। यदि पति अथवा पत्नी में से पहले से कोई विवाहित है, उसका साथी अभी भी जीवित है, या विवाह अमान्य किया जा सकता है जिसमें पति अथवा पत्नी में से कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त या नपुंसक हो। लेकिन विवाह को चर्च से अमान्य करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि इसकी अनुशंसा वेटिकन से करवानी पड़ती है, क्योंकि वेटिकन सिटी में ही पोप का जो मेन वो है वो वहीं पे है, तो ये चर्च से अमान्य नहीं हो सकता इनके विवाह। कैथोलिक में मिश्रित विवाह मान्य है किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से, फिर भी कैथोलिक पति अथवा पत्नी को ये शपथ लेनी पड़ती है कि वह अपने बच्चों का लालन पालन कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार करेंगे। आप कैथोलिक में भी कर सकते हो और जगह भी कर सकते हो, पर आप शपथ ये लेनी पड़ती है कि जो भी आप बच्चों का लालन पालन करेंगे, जो भी बच्चों का लालन पालन होगा पालेंगे, वो कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार मानेंगे। अच्छा, प्रोटेस्टेंटों में क्या होता है, उसमें तलाक की अनुमति है। विवाह सामान्यतः चर्च में रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में संपन्न होता है। विवाहित युगल जो है कानूनी उद्देश्य के लिए अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रोटेस्टेंट युगल सामान्यतः तलाक न्यायालय से प्राप्त करते हैं। प्रोटेस्टेंटों में तलाक के बाद पुनर्विवाह की अनुमति है। प्रोटेस्टेंटों में जो है आप कोर्ट से तलाक करवा सकते हो और फिर पुनर्विवाह कर सकते हो। यहाँ पे ये विवाह का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप कि मैंने जो भी पढ़ाया है तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश यही करती हूँ, या अगर विवाह में कुछ और टॉपिक ऐड ऑन करने हो तो आप हमें कमेंट में आप बता सकते हैं।